विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार के प्लेन का क्रैश कैसे हुआ, क्यों पहली बार प्लेन की लैंडिंग कैंसिल हो गई और आखिर 6 सेकंड में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। सवाल यह है, अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश हुआ? प्लेन क्रैश में कैसे चली गई अजीत पवार की जान? कैसे हुई अजीत पवार के शव की पहचान? प्लेन क्रैश की क्या है इनसाइड स्टोरी? आखिरी 36 मिनट में क्या है पूरी स्टोरी? अजीत पवार की आखिरी उड़ान के आखिरी 36 मिनट की कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर महाराष्ट्र के बारामती की है, जहां अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई। पूरा प्लेन जलकर राख हो गया। हर तरफ प्लेन का मलबा दिखाई दे रहा है। प्लेन में सवार अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विमान हादसे में एक और तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ हो गया कि हादसा सुबह 8:46 पर हुआ। यह तस्वीर बारामती हाईवे पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में समय और पीछे उठता हुआ धुआं का गुबार साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल सुबह 8:10 पर अजीत पवार का विमान मुंबई से उड़ान भरता है। ठीक 22 मिनट के बाद यानी 8:32 पर विमान पुणे के रास्ते बारामती जाते हुए दिखाई दिया। फ्लाइट रडार 24 पर यह विमान 8:35 पर बारामती के पास पहुंचा, लेकिन उस वक्त बारामती में विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से पायलट ने विमान की लैंडिंग नहीं कराई। इसके बाद पायलट ने एक बड़ा लूप लिया और 10 मिनट बाद विमान दोबारा बारामती एयरपोर्ट पहुंचा। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान रनवे पर फिसलकर विमान चट्टान से टकरा गया और 3 टुकड़े में बंट गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11। 23 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। सो दैट वाज द इंसिडेंट। इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम इस बार परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली द DGCA इन्वेस्टिगेट। 16,000 घंटे से ज्यादा एक्सपीरियंस था कैप्टन सुमित कपूर का, जो ही वाज 61 और 62। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया, उसने मेडे कॉल नहीं की। इतना ही नहीं, हादसे के वक्त बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। प्लेन के चट्टान से टकराते ही विमान में आग लग गई। पूरा प्लेन जलकर राख हो गया। बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के लेयर जेट 45 के इस चार्टर प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के अलावा उनके पीएसओ विदीप जाधव,
पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिकी माली सवार थे। बताया जा रहा है कि अजित पवार को आज बारामती में 4 जनसभा को संबोधित करना था और इसीलिए वो मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए, लेकिन वो उनकी आखिरी उड़ान साबित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लैंडिंग के पहले ही विमान अस्थिर दिखाई दे रहा था, जैसे ही विमान ने अपना कंट्रोल खो दिया। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसमें अजितदादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। विमान रनवे के साथ चट्टान से टकराया, वैसे ही उसमें भयंकर आग लग गई। विमान में सवार यात्रियों के शव बुरी तरह जले हुए थे। अजित पवार की पहचान उनकी घड़ी और कपड़े से हुई। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार ने दुख जताते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। बारामती विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मामले की जांच शुरू कर चुका है। VSR वेंचर से प्लेन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मंत्रालय में आप देख सकते हैं कि मंत्रालय हो या फिर महाराष्ट्र के तमाम जो सरकारी दफ्तर है, वहां पर आज एक दिन के लिए सभी दफ्तर बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको आधे पर जो है वो किया गया है। इसके अलावा तमाम जो भी एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम होंगे सरकार की तरफ से आयोजित, वो तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और बहुत ही गमगीन एक वातावरण है सभी दफ्तरों में, सभी पूरे महाराष्ट्र भर में। जिस तरह से अजित पवार एक दमदार नेता थे, महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे, उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया, उनकी मौत हो गई है, जिसके कारण महाराष्ट्र में शोक की लहर है और अगले 3 दिनों तक जो है महाराष्ट्र में शोक मनाया जाएगा। अजित पवार के निधन की खबर सुनते ही बारामती में मातम पसर गया। बारामती अजित पवार का गृह क्षेत्र भी है, जहां पवार परिवार का दबदबा रहा है। कई लोग इस बात का यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं वो काफ़ी शोकाकुल हैं। उनके आंखों से आंसू जो हैं वो फिलहाल थम नहीं रहे हैं और सबके दिमाग में सवाल है कि ऐसा क्या हो गया, किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये सब जो है वो यहाँ पर जानना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आए म्हणून दादाने खूप सन्मान केला। ऑफिस में आए हुए हर आदमी को मिल के जाते थे। अगर उनको मिलने के लिए ऑफिस में कोई आया और उनके मिल के बिना चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। दादू को ऐसे याद करना पड़ेगा, ऐसे लगा नहीं था। इस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे सुबह सुबह ये न्यूज़ सुन के बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे फैमिली का बड़ा मेंबर हम लोगों में से
दादा को याद करेंगे, दादा नहीं रहे। अभी हम लोग किसको याद करेंगे? दादा दादा थे। दादा जैसे कोई नहीं मिलेगा हमें। अभी हम तो अभी बिखर गए। हमारा कोई भी छोटा मोटा काम रहता हमेशा दादा बुलाते थे, क्या काम है सांगा मला। उनके ऊपर भरोसा था, विश्वास था कि दादा जरूर हमारा काम करते ही थे, करते रहते थे। सबको बोलते थे हमारे दादा है, हम गर्व से कहते थे हमारे दादा है करके। पर अभी नहीं रहे तो हम किसको हक से बोलेंगे कि हमारे दादा है करके। और हमारा दादा का हमको बहुत ही आशीर्वाद था और बहुत प्यार से हम लोग को ये जो बहनें हैं, ये सब लड़कियां हैं, उनको साथ में लेके दादा ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में ही अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात भी की है। पीएम ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। तो जब से खबर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की थी, इस पूरे हादसे की जानकारी ली थी। फिर एक्स पोस्ट पर श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। ये बताया था कि अजीत पवार ग्रास रूट वाले नेता थे, जनता से जुड़े हुए नेता थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से भी बातचीत की है। आपको जानकारी दे दें कि कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कल ही उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उनके लिए समर्थकों का जो प्यार है, जो समर्थकों का लगाव है, वो आप लगातार देख ही रहे हैं। जब से प्लेन क्रैश की खबरें सामने आई हैं, चाहे फिर दुर्घटना वाली जगह हो या अस्पताल, हर जगह समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है। अस्पताल परिसर खचाखच भरा हुआ है। तो जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहां भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। अजीत पवार जनता से जुड़े हुए नेता थे, अजीत पवार कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए नेता थे, इसीलिए उनके समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए आप देखिए किस तरीके से अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं। बिल्कुल हजारों की तादाद में जो उनके चाहने वाले हैं अपने अजीत दा के अंतिम दर्शन पाने के लिए मौजूद हैं। और लगातार आपको बता दें, जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। कल उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली से कई बड़े नेता भी बारामती पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में ही अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है और उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, अजीत दा ने ये जन सैलाब कमाया है। आज हर व्यक्ति गमगीन आंखों के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। हर व्यक्ति आज ऐसा महसूस कर रहा है मानो उनके अपने ही घर का कोई व्यक्ति चला गया हो। तो तस्वीरें आप देखिए, अस्पताल में एक एक करके परिवार के सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बारामती के लिए रवाना हुए थे। उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। फिलहाल अस्पताल में एक एक करके गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं। एक एक करके जो अजीत पवार से जुड़े हुए लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं या उनके साथ सियासत करने वाले लोग हैं, वो अब अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो अस्पताल जहां अजीत पवार का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। अजीत पवार जो आज सुबह मुंबई से 8 बजे के करीब उड़ान भरते हैं बारामती के लिए। बारामती में आज 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन उनका जो विमान है वो बारामती पहुंचते पहुंचते क्रैश हो जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंचते पहुंचते क्रैश हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि विद्या प्रतिष्ठान पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में कल अंतिम दर्शन किए जाएंगे। फिलहाल हॉस्पिटल से अब अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो विद्या प्रतिष्ठान ले जाया जा रहा है। वही एम्बुलेंस आप देख रहे हैं और उनके साथ दौड़ते हुए जन सैलाब भी आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये वो तमाम समर्थक हैं जो अजीत पवार से जुड़े रहे, अजीत पवार की सियासत का हिस्सा रहे या अजीत पवार से कनेक्शन उनका रहा और अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने नेता की अंतिम झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम इस वक्त अस्पताल में खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रही होगी जिसमें अजीत दा के पार्थिव शरीर को रखा गया और उनके जो समर्थक हैं एम्बुलेंस के बाहर एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हुए हैं। विद्या प्रतिष्ठान उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में ही उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। आपको बता दें, अजीत पवार का पूरा परिवार इस वक्त बारामती में ही मौजूद है। सुबह दिल्ली से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनकी बहन सुप्रिया सुले रवाना
रवाना हुए और जब वो पहुंची, वो तस्वीरें भी आपको बता दें, शरद पवार से राजनीतिक तौर पर भले ही थोड़े मतभेद रहे होंगे, मनभेद रहे होंगे, लेकिन आज पूरा परिवार एकजुट है। और पिछले कुछ समय से हमने ये देखा भी था, अजित पवार अपने चाचा शरद पवार की तरफ फिर से रुख करने लगे थे, बीच में उनका अलायंस भी हुआ। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त उनके समर्थकों का ये जन सैलाब है जो आज अपने अजीत दा की एक झलक पाने के लिए बेचैन नजर आ रहा है। आपको पूरा हादसा एक बार फिर से बता देते हैं। सुबह 8:10 से मुंबई से रवाना होते हैं अजित पवार। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई कि 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन रनवे साफ नजर नहीं आ रहा था। विमान दोबारा ऊंचाई पर गया। जब पहली कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी कोशिश की गई। रनवे नंबर 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई और इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। अब महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के जाने के बाद जो खालीपन, जो सूनापन है, वो तो महसूस किया ही जा सकता है और इसके साथ ही साथ समर्थकों का जो हुजूम है वो भी देखा जा सकता है। जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास हम चल लेते हैं। दिनेश, आप बताइए क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं? देखिए, एयरक्राफ्ट इस समय इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम को रवाना कर दी गया बारामती की तरफ। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम बाकायदा यहाँ पर आएगी और इस इन्वेस्टिगेशन जो DG है AAIB के, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे मामले की जांच करेंगे। जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज 8:18 पर सबसे पहली बार बारामती ATC से संपर्क किया गया था। उसके बाद पहले अटेम्प्ट में रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद कहा गया कि आप एक गो अराउंड करके आइए। गो अराउंड करने के बाद ATC की तरफ से कहा गया था कि अगर रनवे दिखाई दे रहा है तब आप जो है यहाँ पर उसके लिए प्रयास करें, लेकिन इसके बाद संपर्क नहीं हो पाया। और जैसे कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि 8:44 पर कहा गया कि लैंड कर सकते हैं, लेकिन इसे मैसेज को रीड बैक नहीं किया गया पायलट की तरफ से। उसके ठीक 1 मिनट बाद 8:45 पर जो रनवे का थ्रेशोल्ड हिस्सा है यानी जो शुरुआती हिस्सा है वहां पर आग की लपटें दिखाई दी और उसके बाद तत्काल तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीम है, उसे मूव किया गया घटनास्थल पर। अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये जो पूरा घटना 8:18 से लेकर 8:44 तक, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या क्या हुआ, एक चीज जो सुबह से हम लगातार कह रहे हैं कि जब यह हादसा हुआ उस दौरान विजिबिलिटी काफी कम थी। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से सिर्फ 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी, रनवे नहीं दिखाई दे रहा था। एक और अहम चीज, बारामती का जो रनवे, जो पूरा एयरपोर्ट है, वो एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड माना जाता है। वहां पर ऐसे भी लैंड करना काफी मुश्किल भरा रहता है, लेकिन अब जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट आई है, जानकारी आई, उससे और ये साफ हो जा रहा है कि हादसे के ठीक पहले अटेम्प्ट के दौरान रनवे विजिबिलिटी नहीं थी और ये ILS के सिस्टम यहाँ पर नहीं काम करता है। यानी जो है लैंडिंग करने के लिए यहाँ पर जो है जो तो ये पायलट जो है वो डिसाइड करते हैं कि वहां पर किस तरह की चीजें, वहां पर रनवे पर क्या वो लैंड कर सकते हैं या नहीं। और अब जिस तरह का मैसेज पास ऑन किया गया था ATC की तरफ से 8:44 पर, उसके बाद ये मैसेज रीडबैक क्यों नहीं किया गया, क्या तकनीकी गड़बड़ियां आई, क्या एग्जैक्ट वजह थी, इसकी जांच की जाएगी। अब से कुछ देर में यहाँ पर AAIB की टीम भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। ये एक एक्सपर्ट दस्ता है जो इस तरह के हादसे, कई तरह के मामले इसके पहले भी जांच कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर केस में आखिर क्या हुआ था, कहाँ गड़बड़ी आई थी, इसकी जांच करना बेहद अहम होगा। और जिस जगह यह हादसा हुआ, अब उस पूरे जगह को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। घटनास्थल पर जितने तमाम एविडेंस है उन एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा, साथ ही में ब्लैक बॉक्स भी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। अब तक जो दिखाई दे रहा है तस्वीरों के जरिए कि जो तेल का हिस्सा है, तेल का हिस्सा ही काफी हद तक बचा है, बाकी अन्य हिस्से जो है वो आग भी बिल्कुल अंतिम समय में सिचुएशन क्या रही होगी वो ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया होगा, सब रिकॉर्ड होगा और जब वो ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा जांच एजेंसी को, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और ब्लैक बॉक्स के बाद जब उसकी जांच होगी उसी से तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर उस 1 मिनट में ऐसा क्या हुआ। 8:46 में अचानक से प्लेन क्रैश हो जाता है। सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, काम के लिए
सभी लोग जाते हैं और मल्लिकार्जुन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, विल आल्सो डिमांड। थैंक यू। और हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी बारामती के लिए निकल चुके हैं। वो कितनी देर में पहुंचेंगे? फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, तमाम जो नेता हैं महाराष्ट्र के, चाहे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, ये तमाम लोग जो है करीबन 2 घंटे पहले ही निकल गए हैं बारामती के लिए और थोड़ी समय में वो बारामती वहाँ पर पहुँचेंगे। जो अभी बारामती से जो जानकारी आ रही है कि आज शाम करीबन 5-6 बजे जब भी उनका शव हैंडओवर हो जाएगा, उसके बाद वो उनका पार्थिव शरीर का जो है दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता है महाराष्ट्र भर से, नहीं पूरे देश भर से एनसीपी के कार्यकर्ता जो है वो अजित पवार के अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए बारामती पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह करीबन 9 बजे जो है उनके पार्थिव शरीर की जो है अंतिम एक यात्रा निकलेगी और इस अंतिम यात्रा में पूरे महाराष्ट्र भर से लोग, पार्टी के नेता, सभी पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, कार्यकर्ता शामिल हो जाएंगे और करीबन 11 बजे के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार बारामती में किया जाएगा। केंद्र के तमाम जो बड़े मंत्री हैं, नेता है, वो वहाँ पर पहुँचेंगे, दूसरे अन्य पार्टी के नेता है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। महाराष्ट्र के जाहिर सी बात है सभी पार्टी के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक तरह से महाराष्ट्र में आज शोक की लहर है और इस वक्त देखिए पार्टी दफ्तर है मुंबई का, यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता भी थोड़ी देर के बाद जो है वो बारामती के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल सचिन, कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट करना कि उनका नेता उनके बीच में नहीं है बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का रो रो कर बुरा हाल है। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि अजीत पवार जो सुबह तक अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे, आज भी वो बारामती चुनावी सभाओं में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। अजीत पवार जो कल तक अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, आज वो उनके बीच में नहीं है। एक विमान हादसा होता है, विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और अजीत पवार इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अजीत पवार जो 6 बार रिकॉर्ड महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर तैनात रहे हैं, वो अजीत पवार जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा करते थे, उनकी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। हालांकि अजीत पवार जो शरद पवार की छत्र छाया में पले बढ़े, लेकिन जब ऐसा लगा कि छत्र छाया उनको ओवरशैडो कर रही है, वो अपने हित नहीं साध पा रहे हैं या उनकी जो छवि है वो नहीं उभर पा रही है, तो उन्होंने अपने चाचा का हाथ भी छोड़ा। लेकिन अपने आप को उन्होंने हर बार हर मुश्किल वक्त में सिद्ध करके दिखाए, बताया कि हर चुनौती से निपटने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने भी प्लेन हादसे की जांच की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है बारामती प्लेन हादसे की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले संदेह जताया गया था ममता बनर्जी की ओर से, उन्होंने कहा था कि इस पूरे हादसे की जांच होनी चाहिए क्योंकि शरद पवार के पास एक बार फिर से अजित पवार वापस जाना चाह रहे थे और ये हादसा नहीं लग रहा है। संदेह के कटघरे में ममता बनर्जी ने इस हादसे को खड़ा किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने जांच की मांग की और अब कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, प्लेन हादसे की जांच होनी चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले की जांच हो भी रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। वो प्लेन जो लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लैंडिंग करते वक्त महज 6 सेकंड में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हुआ कि प्लेन के परखच्चे उड़ गए, आग लग गई, धुआं उठने लगा। 3 टुकड़ों में ये जो प्लेन है वो टूटकर गिर गया। इसका जो टेल वाला हिस्सा है बस वही साबुत नजर आ रहा था, बाकी पूरे के पूरे हिस्से जले हुए नजर आ रहे थे। पहिए कहीं और पड़े हुए थे, अंदर का सामान कहीं और पड़ा हुआ था और इसी प्लेन में सवार थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। अब ये हादसा है या साजिश, इस पर विपक्ष की तरफ से शक जाहिर किया जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू का भी रिएक्शन सामने आया। राममोहन नायडू ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। पहली बार में विमान लैंड नहीं कर पाया और दूसरी बार हादसे का शिकार हो गया।
एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पूर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। तो आपने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आए हैं, विजिबिलिटी लो थी जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल अभी उच्च स्तरीय इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, महाराष्ट्र की धुरी के सबसे अहम किरदार रहे हैं अजीत दा, और उनके जाने के बाद एक सवाल अब ये भी है, एनसीपी के भविष्य का क्या? देखिए, जिस तरह का अजीत पवार के आने से महाराष्ट्र सरकार को एक स्थिरता मिली थी, वो एक सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है जिनके इर्द गिर्द पूरी सियासत हो रही थी। मैं दिनेश आपको रोक रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं बारामती। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बारामती पहुंच चुके हैं। तस्वीरें नजर आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच चुके हैं, उस जगह पर जहां ये प्लेन क्रैश हुआ और अजीत पवार का निधन हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये जो हादसा है वो किन वजहों से हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में जो रिश्ता था उसे आज देवेंद्र फडणवीस ने बताया और कहा कि मैंने आज अपने सबसे प्रिय और दमदार मित्र को खो दिया है। ये देवेंद्र फडणवीस ने आज जब पहला बयान दिया इस घटना के बाद, तो ये बताया कि उन्होंने अपने दमदार मित्र को खो दिया है। और आपको याद भी होगा कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं या जब से अजीत पवार ने एनडीए का साथ दिया है, तभी से इन नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है उस पर सभी की नजर रहती थी। हंसी मजाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करना हो या सरकार गठन के वक्त अपनी बात को एकदम क्लियर रखना हो, या अजीत पवार बड़े अच्छे से किया करते थे। और देवेंद्र फडणवीस भी ये जानते थे कि अजीत पवार को जो चाहिए या अजीत पवार को जो करना है वो करके ही रहते हैं। वो नहीं देखते कि किसको क्या कैसा महसूस होगा। वो सही है, उन्हें अपनी बात कहनी है तो वो कहेंगे, नाराजगी जाहिर करनी है तो करेंगे। ऐसा ही वो सरकार में रहते हुए भी करते थे। इसलिए चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज अपने दमदार मित्र को खो दिया। तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने आज अपनी टीम के एक महत्वपूर्ण मेंबर को खो दिया, क्योंकि ये तीनों नेता एक टीम के तौर पर महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र के जननायक के तौर पर जाने जाते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे और कार्यकर्ताओं के बीच सीधी पकड़ थी। महाराष्ट्र के नब्ज को जानते थे, अनुभवी नेता थे और इसका सियासी फायदा जाहिर सी बात है कि एनडीए को मिलता भी था। अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह बयान दिया गया कि एक सबसे अनुभवी नेता, एक कद्दावर नेता, मजबूत लीडरशिप उन्होंने खोया है। और हमारे साथ स्टूडियो में समीर जी भी मौजूद हैं। समीर जी, मैं भी ये सवाल पूछ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस के लिए एक निजी क्षति भी है, लेकिन आगे एनसीपी का भविष्य क्या होगा? महाराष्ट्र की सियासत किस ओर अब जाएगी, क्योंकि काफी कुछ बदल जाएगा। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से कहा था कि भाई अजीत पवार के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे। उम्र में जरूर फासला था। देवेंद्र फडणवीस अभी 55 साल के हैं, अजीत पवार 66 ईयर्स के। 11 साल की उम्र में फासला होने के बाद भी, और जब देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक रूप से मदद थी उस समय उन्होंने मदद की थी। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और फ्लोर टेस्ट की जब बारी आती है, तो उस समय उद्धव ठाकरे समर्थन देने से मना कर देते थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाया जाए, तभी वह समर्थन देंगे। उस समय देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को फोन करते हैं, अजीत पवार शरद पवार से बात करते हैं, और फिर उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट की बारी आती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने अपना पहला फ्लोर टेस्ट पास किया था। तो मुझे लग रहा है कि जब भी जरूरत पड़ी उस समय अजीत पवार रहे, और अजीत पवार
जब देवेंद्र फडणवीस के साथ 15 दिन की सरकार बनाई थी, 13 दिन की सरकार बनाई थी, उसके बाद वापस लौट कर आए थे, तो उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बहुत अच्छे ताल्लुकात बने रहे। अजित पवार जब देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में गए, वित्त मंत्री बने, और सरकार में कभी ऐसा नहीं लगा कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच कोई विवाद हो, किसी विषय पर कोई सरकार का मामला हो या सरकार में गठबंधन के सहयोगी दलों की बात हो तो अजित पवार ने कोई अलग बयान दिया हो, देवेंद्र फडणवीस ने कोई अलग लेकर बयान दिया हो। अभी जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे और पूना जैसे महत्वपूर्ण सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, देवेंद्र फडणवीस भी प्रचार करने जाते हैं, वहां पर अजित पवार के खिलाफ किसी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अजित पवार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करते हैं, लेकिन कभी भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वो आक्रामक नहीं होते हैं। एक मर्यादा रखी, दोस्ती बनाए रखी, वैचारिक मतभेद रहे, दोनों की राजनीति अलग अलग रही। अजित पवार शरद पवार की राजनीति से निकले हुए, कांग्रेस की राजनीति से निकले, तो उनका उस तरीके से राजनीति करने का रहा। नवाब मलिक वाली जब बात आई कि बंबई में नवाब मलिक को साथ में नहीं लेंगे, तो अजित पवार ने कहा कि भाई नवाब मलिक को मैं लूंगा लेकिन मैं आपसे गठबंधन नहीं करता हूं। उसके बाद भी उन्होंने नवाब मलिक को साथ में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। तो अक्रॉस द पार्टी उनका संपर्क रहा, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस में हो। उद्धव ठाकरे से उनके दोस्ताना संबंध रहे, राज ठाकरे से उनके संबंध अच्छे रहे, और तमाम दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ उनका जनसंपर्क बहुत बेहतर रहा। लेकिन अब इतना बड़ा नेता जो पूरी एक पार्टी चला रहा था, शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते थे, अजित पवार ने हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति की। सुप्रिया सुले जब सांसद का पहला चुनाव लड़ती है तो उसके चुनाव प्रभारी अजित पवार को शरद पवार बनाते हैं, और अजित पवार बारामती से सुनिश्चित करते हैं कि बड़े मार्जिन से सुप्रिया सुले जीते। सुप्रिया सुले को सांसद बनाने में अजित पवार की भूमिका थी, और वो अजित पवार अब नहीं है। तो पार्टी के सामने कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने कौन? अब सुनीता पवार राज्यसभा सांसद है, लेकिन वो बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं रही। बेटे पार्थ पवार जो अजित पवार के बड़े बेटे हैं, वो 2019 का माहौल से लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी दुख की घड़ी है। परिवार इसके बाद कल 11 बजे सुबह अंतिम संस्कार होने वाला है। परिवार तो गमगीन है ही, साथ ही साथ समर्थक भी गमगीन है। और जो आपने कहा कि अक्रॉस द पार्टी अजीत पवार की जो संबंध रहे थे वो सबसे बेहद अच्छे रहे, इसीलिए आज जब भी अजीत पवार का जिक्र हो रहा है या कोई भी अजीत पवार के बारे में कोई भी अपनी याद को साझा कर रहा है तो आंखों में बरबस आंसू जरूर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार कितने अच्छे नेता थे, कितने मंजे हुए नेता थे, कैसे जनता से कनेक्ट करना जानते थे। अब आपको हम ये भी सुनवाते हैं चश्मदीद क्या बता रहे हैं। उस चश्मदीद की बात जिन्होंने बताया कि आखिर कैसे हुई अजीत पवार के शव की पहचान। इस महिला के मुताबिक उन्होंने ही सबसे पहले प्लेन में आग देखी और पुलिस को खबर भी दी। माणसं आहेत ना एरोप्लेनची, त्यांना फोन केलं, त्यांना कळवलं, ते नंतर आले, पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता, ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले, मग नंतर विजवला आणि ते पोलीस आल्यानंतर आमच्या घरी आले, म्हणले पाणी द्या, मग आम्ही म्हणजे आम्ही एवढा मोठा जाळ झाला की म्हणजे बादल्या नेल त्या पाण्याच्या, पण आम्ही काहीच करू शकलो नाही, तरी पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं। नंतर त्यांनी मग आम्हाला कापड ही मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन। तो चश्मदीद को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो मौके पर पहुंचती हैं। उन्होंने जैसे ही प्लेन क्रैश देखा आग बुझाने की कोशिश की, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और 15 मिनट के बाद आग बुझाई जा सकी। घड़ी से ये पहचान हुई कि अजीत दा का वो शव है। उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है और उसके बाद अस्पताल भी जाएंगे और परिवार से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ पहुंचे हैं बारामती में और पूरी की पूरी सरकार भी शॉक में है, पूरा का पूरा महाराष्ट्र भी शॉक में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अजीत पवार जो पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, आज भी चुनाव के लिए उनको रैलियों को संबोधित करना था, वो अब हमारे बीच में नहीं है। और देखिए अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते के बारे में अभी आप बता रहे थे समीर जी, वो देखिए ना चेहरे पर वो जो शोक है वो साफ तौर पर दिख रहा है, वो गम साफ तौर पर दिख रहा है कि आज अपने टीममेट को, अपने मित्र को, एक दमदार मित्र को खो दिया है देवेंद्र फडणवीस।
निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बता रहे हैं कि वो कितने इस समय उदास और दुखी है। और कल अभी देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे कि कल ही उनके अजित पवार से किसी विषय को लेकर बातचीत हुई और उन्होंने कहा था कि मैं अभी लौट कर आता हूं बारामती से, उसके बाद बैठते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जिसके साथ आप लगातार राजनीति कर रहे हो, जो आपके सरकार में आपका एक सहयोगी है, आप मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री है, संगठन में आप में गठबंधन की सरकार चल रहा है, तमाम गठबंधन को लेकर चर्चा होती होगी, सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय अजित पवार के पास था, तो उसको लेकर अजित पवार से चर्चा होती होगी। रोज जब कैबिनेट की बैठक होती है और तमाम तरह के कार्यक्रम में जब मुलाकात होती होगी, रोज लगभग एक बार देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार आपस में संपर्क में रहते थे। ऐसे समय में अब देवेंद्र फडणवीस को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा कि वो उनका जो लेफ्टिनेंट था, जो सहयोगी था, जो उप मुख्यमंत्री था, एकनाथ शिंदे भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों वो साथ अचानक से चला गया है। एकनाथ शिंदे के लिए भी ये बहुत दुख की घड़ी होगी कि तीनों की एक जो टीम बन गई थी, मतलब भले अलग अलग राजनीतिक दल से तीनों थे, एकनाथ शिंदे शिवसेना लेकर आए थे, अजित पवार एनसीपी लेकर आए थे, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी लेकिन मुझे लगता है कोई विवाद नहीं रहा। तीनों ने, इस तिकड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से सामंजस्य के साथ सरकार चलाई, आपसी मतभेद भी कई विषयों पर रहे, बंद कमरे में बैठकर जिस मतभेदों को सुलझाया, कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक सार्वजनिक गरिमा का परिचय दिया, साथ में मिलकर राजनीति करी और ये बात मान रहे थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें लंबी राजनीति करना है। 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसी लक्ष्य को लेकर महाराष्ट्र को विकसित बनाना है 2047 तक, और उस दिशा में क्या मिलकर हो सकता है, उसी कोशिश में अजित पवार थे, अपनी पार्टी के साथ थे। लगातार वो केंद्र के नेताओं से संपर्क भी रहते थे, दिल्ली दौरा भी उनका अक्सर होता रहता था। उनकी वाइफ जब राज्यसभा सांसद बनी थी पिछले साल, तब भी वो दिल्ली आए थे और कह रहे थे कि भाई मैं लगातार दिल्ली आते रहूंगा। बोले मेरा आधा हिस्सा तो महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा मेरा दिल्ली में आ गया है, तो मेरा दिल्ली चक्कर लगता रहेगा। लेकिन अब ईश्वर को कुछ और मंजूर था, मतलब 66 की उम्र में पूरे तरीके से स्वस्थ है। 24 में से 18 घंटे काम करने वाला वो नेता था, जो रात की 2 बजे तक लगातार काम करते थे, सुबह 4 बजे उठ के वो काम करते थे। और आप देखिए ना, 8 सवा 8 पे ये घटना घटी है, इसका मतलब सुबह 6 बजे वो निकले होंगे घर से उठ के, तो लगातार काम करने वाला नेता रहा है और अचानक से वो इस तरीके से चले जाए, तो इतना बड़ा शून्य महाराष्ट्र की राजनीति में उत्पन्न हुआ है। इतना बड़ा नेता महाराष्ट्र का और मराठाओं का इतना बड़ा नेता, पश्चिम महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता अचानक चला जाए, अब मुझे लगता है कि ये मतलब पार्टी को उभरने में एक लंबा समय लगेगा। लेकिन इतना है कि अजित पवार का जो स्थान था महाराष्ट्र की राजनीति में, जो एनसीपी में स्थान था, वह कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। ठीक है, अब उनकी पत्नी पार्टी को संभालेगी, उनके बेटे संभालेंगे, शरद पवार पार्टी को मर्ज करके एक अभिभावक के रूप में अब परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार को भी इस सदमे से उभरने में एक लंबा समय लगेगा और राजनीतिक रूप से भी पार्टी को इस उभरने में एक लंबा समय लगने वाला है। समीर जी, हमने हाल ही में देखा था कई बयानों को लेकर भी अजीत पवार विवाद भी पैदा हुआ, उनके नाम को लेकर विवाद पैदा हुआ और खासतौर पर कुछ महीनों पहले उन्होंने एक किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी बयान दिया था। वो बड़ा सवालों के कटघरे में खड़े हुए, लेकिन इसके इतर फिर भी जनता ने बार बार उन पर भरोसा व्यक्त किया। देखिए, महाराष्ट्र की जनता और खास तौर से अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, और जो अजित पवार को जानते थे, उनकी राजनीति को जानते थे, वो इस बात को समझते थे कि अजित पवार मन में कुछ नहीं रखते, वो बहुत मुंहफट थे, दिल के मतलब जो दिल में आ गया वो बोल दिया। वो ये देखते नहीं थे कि भाई इस समय मीडिया वहाँ पर है, सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं मन से बात कर रहा हूँ, वो खुलकर बोल देते थे और वो इस बात को स्वीकार भी करते थे बाद में कि कई बार मेरे स्पष्ट बोलने के कारण पार्टी को असहज करना पड़ता है, सरकार असहज होती है, मुझे इसके लिए परेशानी झेलना पड़ती है। लेकिन उनका स्वभाव था, वो घर में भी ऐसे थे, सरकार में भी ऐसे थे, दोस्तों के बीच में भी ऐसे थे, समाज में भी वो ऐसे थे, उनको जो लगता था वह बिंदास बोलते थे। इसके कारण कई बार वो कंट्रोवर्सी में भी आए, पार्टी को भी कई बार ऐसी स्थिति हुई कि देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना मुश्किल पड़ा इस बात को लेके, लेकिन स्वभाव था उनका जिस तरीके से बोलते थे। लेकिन इसी स्वभाव के साथ उनको स्वीकार किया गया था महाराष्ट्र की राजनीति में। तमाम तरह के बयान देने के बाद ही वो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बनकर निकले। उनके इस बात का जरूर दुख था कि जिस बारामती के लिए उन्होंने उतना किया, वहां से उनकी पत्नी चुनाव हार गई। उनको इस बात का भी दुख था कि 2019 में मावल से उनके बेटे ने जब राजनीतिक डेब्यू करने की कोशिश की पार्थ ने, तब वो पार्टी से अलग नहीं हुए थे, तब वो तो शरद पवार के साथ ही थे, तब उनका बेटा चुनाव हार गया। और अभी जब उनकी वाइफ राज्यसभा गई थी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी अजित पवार से, तो मैंने उनसे कहा था कि अब आपका थोड़ा दुख कम हो गया होगा, वाइफ लोकसभा तो हार गई लेकिन आपने राज्यसभा भेजा है। तो बोले समीर अभी आधा दुख कम हुआ है, बेटे को अगला चुनाव में लड़वाऊंगा, उसको भी जो लोकसभा में लेकर आना है, या उसकी इच्छा होगी तो उसको मैं महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय करूंगा। तो वो अभी भविष्य की राजनीति तय कर रहे थे कि वही वाइफ दिल्ली की राजनीति करेगी, बेटे को क्या महाराष्ट्र में विधान परिषद में लेकर आना है या विधानसभा चुनाव। शरद पवार की तस्वीर भी हम देख रहे हैं। शरद पवार भतीजे के साथ गहरा लगाव उनका रहा, भतीजे के साथ
लंबी सियासी पारी शरद पवार की रही। भतीजे ने उंगली पकड़कर सियासत की ABCD को सीखा। 18 साल के थे अजित पवार, तब उनके फादर की अनंतराव की डेथ हो गई थी। तो 18 साल का युवा जो अपने पिता को खो देता है, तो उसके पिता के रूप में शरद पवार ने उनके एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा। उनकी शादी शरद पवार ने करवाई, क्योंकि जो अजित पवार के जो ससुराल है वो भी एक बड़ा राजनीतिक परिवार से आती है, सुनीता पवार, और रिश्ता भी शरद पवार ने करवाया था। राजनीति की ABCD शरद पवार ने अजित पवार को सिखाई। और जब 91 में सांसद थे, अजित पवार को पहली बार सांसद बारामती से बनाया, और जब शरद पवार को लड़ने की बारी आई तो उन्होंने सीट भी अपनी उसको खाली की। तो लगातार शरद पवार ने अजित पवार को राजनीति बढ़ाया, लेकिन ये अजित पवार के राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उनका जो कौशल था कि उन्होंने अपने चाचा से राजनीति को सीखा और अपना कद राजनीति के अंदर बढ़ाया। महत्वाकांक्षी नेता अजित पवार रहे। अब उनकी एक महत्वाकांक्षा ये भी थी कि वो महाराष्ट्र के CM बने। हालांकि उनकी ये ख्वाहिश अब हमेशा के लिए अधूरी रह गई है। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज चाचा के लिए भी ये काले दिन से कम नहीं है। शरद पवार, आपने हमेशा देखा होगा कि शरद पवार हो या अजीत पवार, सियासी दूरियां थी, सियासी बयानबाजियां थी, लेकिन कभी एक दूसरे को लेकर जो कड़वाहट है, जो तलखियां हैं, वो कभी महाराष्ट्र की सियासत में महसूस नहीं की गई, वो कभी भी नहीं देखी गई। दोनों ने एक गरिमा अपने रिश्ते की बनाकर रखी, एक जो इज्जत है वो बनाकर रखी, जो रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में वो हमेशा बरकरार रखा। और यही वजह है कि आज जब अजीत पवार इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं तो पूरा का पूरा परिवार गमगीन है और पूरा का पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है। चाहे फिर वो तस्वीरें आप देखिए जब सुप्रिया सुले पहुंची, अपनी भाभी के साथ पहुंची, सुनेत्रा पवार के साथ पहुंची, और अब शरद पवार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां वो पहुंच गए हैं अपने भतीजे को आखिरी बार देखने के लिए। बिल्कुल, और ये विद्या प्रतिष्ठान है, यहीं पर अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाना है। आपको बता दें शरद पवार इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हैं और कल सुबह 11 बजे बारामती में ही अंतिम संस्कार अजित पवार का किया जाना है। 40 मिनट में सब कुछ बदल गया। 8:10 में मुंबई से अजित पवार रवाना होते हैं बारामती के लिए, लेकिन 8:45 पे ये दुखद खबर आती है कि अब अजित दा हमारे बीच नहीं रहे। समीर जी, मुझे एक पुराना बयान अजित पवार का याद आ रहा है। उन्होंने चाचा से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं उनका अपना सगा बेटा नहीं हूं और इसीलिए शायद अब मुझे अपने साथ लेकर नहीं बढ़ रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, अजित पवार ने बयान दिया था और इस बयान के बाद शरद पवार को भी बहुत दुख हुआ था और अजित पवार ने भी इस बयान को बार-बार खेद परिवार के अंदर व्यक्त किया था। अजित पवार को लग रहा था कि भाई अब राजनीति देश और दुनिया की बदल रही है, महाराष्ट्र की राजनीति आपको करना है, देश की राजनीति करना है तो अब आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें डबल इंजन के साथ मिलकर काम करेंगे तो महाराष्ट्र का विकास कर सकेंगे। और अजित पवार लगातार अपने चाचा को इस बात के लिए समझा रहे थे कि अब वक्त बदल गया है, आप कांग्रेस को छोड़िए, आप देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए, सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में मंत्री बनाना है, बनाइए, केंद्र की राजनीति कीजिए, मैं महाराष्ट्र की राजनीति करूंगा और हमें अब विकास के साथ बढ़ना है। शरद पवार इसके लिए सहमत नहीं हो पा रहे थे, मतभेद बढ़ते चले गए। बाद में अजित पवार ने विधायकों से बात की और विधायकों का बड़ा वर्ग अजित पवार के साथ था, वो चाहता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए। अजित पवार ने शरद पवार को ये कहा कि भाई ज़्यादातर विधायक, संगठन के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाएं और इस विकास में अपना योगदान दें। शरद पवार सहमत नहीं हुए, फिर अजित पवार विधायक लेकर चले गए। बाद में शरद पवार ने उस बात को स्वीकार किया कि भाई अजित पवार के साथ न जाना मेरी एक गलती रही थी। उसके बाद लोग विधानसभा चुनाव होते हैं, उस पर अजित पवार के 41 विधायक जीत कर आते हैं, शरद पवार सिर्फ 10 विधायक लेकर आते हैं। तो महाराष्ट्र की जनता ने भी ये बता दिया कि हम अजित पवार की राजनीति के साथ हैं, हम चाहते हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ चले। और ये गठबंधन जिस तरीके से काम किया उसका सहयोग अजित पवार को मिला और वो एनसीपी के सबसे बड़े नेता और पार्टी पूरी लेकर चले गए। और मुझे लग रहा है कि अभी जब नगर निगम के चुनाव हुए थे 15 तारीख को, 16 तारीख को जब चुनाव परिणाम आया था, 18 तारीख को तो पूरा परिवार बारामती में था। सुनीता पवार थी, अजित पवार थे, पार्थ पवार थे, सुप्रिया सुले थी, शरद पवार थे और सबने साथ में वहाँ पर डिनर किया था उस चुनाव परिणामों के बाद। और ये लगभग सहमति बन गई थी कि आने वाले दिनों में दोनों चाचा भतीजा पवार परिवार एक होगा। और परिवार के और भी जो उनके भाई रिश्तेदार हैं वो लोग इस कोशिश में थे कि भाई परिवार साथ में लौट कर आए। तो मुझे लग रहा है उस पर लगभग सहमति बन गई थी। और जब खबर ही आ रही थी कि मार्च महीने में मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, उसमें अजित पवार और शरद पवार मिलकर एक एनसीपी की घोषणा करने वाले थे, उसके पहले इतनी बड़ी ये घटना घट गई। अब मुझे लगता है कि शरद पवार को लगेगा
कि भाई अब मैं अभिभावक के रूप में आ जाऊं, क्योंकि शरद पवार भी 83 है, अब उनको पार्थ पवार की राजनीति देखना है, उनको जय पवार को देखना है, अपनी बेटी की राजनीति देखना है, सुनेत्रा पवार को भी जो राज्यसभा में उसको संभालना है, उसकी राजनीति को देखना है। तो शरद पवार मुझे लगता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बहुत स्थान नहीं देंगे। अब वो ये कहेंगे कि भाई मेरा राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अभी अप्रैल में उनका ये आखिरी सत्र है उनके राज्यसभा के सांसद के रूप में। तो हो सकता है शरद पवार ये कहे कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं परिवार का मुखिया बनकर, एक परिवार का मार्गदर्शक बनकर, राजनीतिक मार्गदर्शक बनकर अब युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाऊंगा और फिर यह पूरा परिवार एक होगा। फिर देखते हैं कि सुनेत्रा पवार क्या प्रदेश की राजनीति में लौटती है, क्या अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार जो लोकसभा चुनाव हारे थे 2019 का, वो अजित पवार की विधानसभा से चुनाव लड़कर मंत्री बनते हैं, या उन्हें अभी तत्काल विधान परिषद में भेजकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो प्रदेश की राजनीति में कौन आएगा? तो मुझे लग रहा है कि पार्थ पवार प्रदेश की राजनीति करेंगे, सुनेत्रा पवार दिल्ली की राजनीति करेगी। अभी तो परिवार को मिलकर तय करना है कि अब आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस मार्गदर्शन की आप बात कर रहे हैं, वो मार्गदर्शन के लिए भी अजीत पवार ने खुलकर कह दिया था जब शरद पवार से उनकी तल्खियां सामने आ रही थी, जब सुप्रिया सुले को लेकर, अजीत पवार को लेकर रस्साकसी बढ़ती जा रही थी, खुलकर कह दिया था कि आप मार्गदर्शन करें। वो चाहते थे कि सुप्रिया सुले दिल्ली में संभालें तो महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से अजीत पवार ही करें। लेकिन जब बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई, तो अजीत पवार ने अपने चाचा को छोड़ दिया और अपने चाचा को छोड़कर वो आगे निकल आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसका बहुत असर देखने को मिला भी है। हम सीधा आपको एनसीपी दफ्तर ही लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, अजित पवार के बारे में जब जब जिक्र हो रहा है तो एक चर्चा बड़ी खास हो रही है कि ऐसे नेता थे जो मुंहफट किस्म के नेता थे, उनके मन में जो आया वो खुलकर कहा करते थे, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन दिल के बड़े साफ थे, जनता से कनेक्ट करना जानते थे, जनता की समस्या को एड्रेस करना जानते थे। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अजीत दादा को मुंहफट आदमी, यानी कि एकदम स्पष्ट मराठी लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि स्पष्ट बोलने वाला, यानी कि सामने जो दिल की बात है वो साफ साफ बोलने वाला। इसलिए आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि उनका एक बयान कुछ महीने पहले जो है वो किसानों को लेकर दिया गया था, जब किसानों को उन्होंने कहा था कि कितनी बार जो है कर्ज माफ़ी दी जाए, ये उनका बयान था। तो उन्होंने जो सच्चाई है वो बिल्कुल बयां की थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और फिर एकनाथ शिंदे को ये बताना पड़ा कि नहीं, हमने किसानी कर्ज माफी का वादा किया है, लेकिन हम सही समय आने पर उसको पूरा करेंगे। तो अजित पवार क्योंकि जो लाडली बहन योजना थी, जिससे वो वित्त मंत्री थे, राज्य के डिप्टी सीएम तो थे लेकिन वित्त मंत्री भी थे, तो उनको पता था कि एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है राज्य की, कितना बर्डन आ रहा है। तो उन्होंने तब ये बातें जो थी, जो सच्चाई है वो बयां की थी। तो देवेंद्र फडणवीस ने यही बात की थी कि जो सच्चाई ये तो है कि बर्डन है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सरकार ने जो है झूठा वादा किया है, सरकार अपना वादा पूरा करेगी। देखिए अभी जो है कुछ जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें अजित पवार ने खुलकर आरोप किए थे स्थानीय जो प्रशासन है वहां पर जो करप्शन है उसको लेकर बीजेपी पर, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उन आरोपों का उसी अंदाज में जवाब नहीं दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टीवी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी कहा था कि अजित पवार जो है खुद ही उनसे आप पूछ लीजिए कि वो किस बारे में किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी तीखे शब्दों में हमला नहीं किया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों की ऐसी टीम थी। देखिए जो पहले 2.5 साल की सरकार थी उद्धव ठाकरे की, एमवीए की सरकार थी, उस एमवीए की सरकार में अजित पवार को लेकर हमेशा शिवसेना ने आवाज उठाई और अजित पवार फंड नहीं देते, पैसा नहीं देते, यही बात कह के वो सत्ता से बाहर निकले थे अजित पवार की बात को आगे करके, अजित पवार का नाम आगे करके। लेकिन बाद में अजित पवार खुद जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, जब एकनाथ शिंदे सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी थी, तो उसी सरकार में बाद में जो है अजित पवार भी आ गए थे। तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे की अभी जो टीम बनी थी, उस टीम में देखिए आप कभी भी शिवसेना के नेताओं ने ये नहीं कहा कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, बीजेपी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि हमें फंड नहीं मिल रहा है। तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी तीखी बयानबाजी नहीं की। तो एक तरह से एक टीम थी उनकी, और अजित पवार का नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण था वो कार्यकर्ता के पीछे फर्मली खड़े रहते थे। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले तो नवाब मलिक का उदाहरण हम ले। नवाब मलिक को बीजेपी ने साफ कहा कि हम इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम इनको अगर आप नेतृत्व में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे तो हम एनसीपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अजित पवार ने नवाब मलिक का साथ दिया और कहा कि हमें अलायंस में नहीं करना है बीएमसी में, हम जो है हमारे नेता जो है नवाब मलिक इनके साथ में रहेंगे। तो किस तरह से नेता जो है कार्यकर्ता के एक दूसरे पंक्ति के जो नेता है उनके साथ में खड़ा रहता है, ये उदाहरण अजित पवार के गुण से सामने आता है। दूसरा, अजित पवार जो है कभी भी
उनके मन को जो लगता था वही बात वो हमेशा बोलते, चाहे फिर शरद पवार को लेकर उनके जो बयान हो, जैसे कि अभी बयान का जिक्र है कि उन्होंने कहा कि मैं उनका सगा बेटा नहीं, क्या यही मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। तमाम हम बातें कहें तो तमाम जो बातें हैं उन्होंने हमेशा भाषण में कही है, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच कही है, और कार्यकर्ताओं को सबसे पहले वो सम्मान देते हैं। मैंने खुद ये देखा है, मंत्रालय हो, यहाँ पर हो, एक तो वक्त वो पत्रकारों से समय नहीं देंगे, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को सबसे पहले समय देते हैं। वो कहते थे कि नहीं, ये कार्यकर्ता, ये लोग दूर से आए, आप तो मुंबई में रहते हैं, आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता बेचारा घंटों बाहर बैठा है, उसको मुझे पहले मिलना है, उसकी समस्या मुझे पहले सुननी है। ये उनकी सबसे बड़ी खास बात थी कि वो कार्यकर्ताओं को दूर से आए, इसलिए वो सुबह 6 बजे से दरबार लगाते थे। ये जो पार्टी ऑफिस है ना, यहाँ पर जब भी अजीत दादा आते थे ना, अगर अजीत दादा आज यहाँ पर आते तो यहाँ पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती थी, इतने कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे, क्योंकि उनको मालूम है अजीत पवार जो बोलते हैं ना वो करते हैं। अजीत पवार कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं हाँ देखूंगा, फोन करूंगा, आपका काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अजीत पवार सीधा फैसला करते थे ऑन दी स्पॉट। ये कोई किसी का अर्जी ली, तुरंत अधिकारी को फोन किया, काम होना है तो बोलते थे हाँ हो जाएगा, नहीं होना है तो तुरंत बोलते थे कार्यकर्ता को। अगर उसको बुरा भी लगे तो बोलते थे नहीं कि आपका काम नियमों में नहीं बैठता है, ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्पष्ट वक्त अजीत पवार थे। देखिए उनके साथ में यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी आए हैं मुंबई से। अजीत पवार को लेकर कुछ यादें आप लोगों की, आप यहाँ पर उनके साथ कभी मिलने के लिए आते थे, बहुत स्पष्ट रूप से बोलते थे काम होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। देखिए यादें तो ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन आज क्या बयां करें आपसे, जो अजीत पवार साहब हम सबको छोड़ के चला गया, और ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। तो उनके जो समर्थक हैं वो आज अपनी यादें साझा कर रहे थे, और तमाम बातें जो अभी सचिन बता रहे थे, एनसीपी दफ्तर में सुबह 6 बजे से उनका दरबार लग जाता था, और बारामती आसपास के गांव से लोग उनसे मिलने आते थे। वो सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी देते थे, उनसे मिलते थे, और कहते थे लोकल वालों को कि आप तो मुझसे बाद में भी मिल लेंगे, आप मुंबई वाले, लेकिन ये दूर दराज से आए, पहले उनके कामों को सुना जाता था। और यही तमाम वो खास बातें थी जो अजीत दा को जननेता बनाती थी, जनता से जुड़ा हुआ वो अपने आप को हमेशा रखते थे। गांव-गांव जाते थे, चाहे पंचायत चुनाव हो, वहां पर भी आज भी ठीक वही समय था जब पंचायत के चुनाव के लिए एक जनसभा को ही संबोधित करने जा रहे थे। और मुंबई में भले रहते हो, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। अक्सर वो बारामती जाते रहते थे, अपने लोगों के बीच जाते थे, अपने लोगों से बात करते थे। समीर जी, कई बार अपने स्पष्ट बातों के लिए, अपने स्पष्ट मांगों के लिए वो अपने ही सहयोगियों को असहज कर देते थे, और अपने लोगों के लिए लड़ते भी थे। उन्हें जो चाहिए वो चाहिए, चाहे वो मंत्री का पद हो, कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके होने चाहिए, किन्हें कहां सेट करना है, वो अपने हर एक करीबी का ख्याल रखते थे। निश्चित रूप से इस मामले में अजीत पवार का कोई मुकाबला नहीं था, और वो इस तरह के नेता थे कि जिसे जो कमिट करते थे उससे पूरा करते थे, फिर वो चाहे सरकार में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे परिवार के अंदर हो। जब सुनीता पवार बारामती का चुनाव हार जाती तो वो सुनीता पवार से कहते हैं कि मैं तुम्हें राज्यसभा भेजूंगा, और जब पार्टी में इस बात का थोड़ा विरोध होता है तो वो कहते नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है, सुनीता राज्यसभा जाएगी, और फिर अपनी पत्नी को राज्यसभा भी भेजते हैं। उस संगठन की बात है तो सभी संगठन के नेताओं को वो साथ में लेकर चलते रहे, उनकी निजी समस्याओं पे वो चर्चा करते थे, उनकी राजनीति को लेकर वो चर्चा करते थे, उनके क्षेत्र में उन्हें क्या समस्या आ रही है उसकी वो चर्चा करते थे। और वित्त मंत्री के रूप में उन्हें लगातार जिस तरीके से अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, अपने सहयोगी दलों के विधायकों के लिए फंड दिया, और जो अभी जिस तरह के सचिन बता रहे थे कि वो कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत संवेदनशील रहते थे कि भाई दूर का कार्यकर्ता है, पहले उसकी समस्या सुनूं। किसी के हॉस्पिटल में एडमिशन करना है, किसी के स्कूल में एडमिशन है, किसी की नौकरी की समस्या है, किसी की ट्रांसफर की समस्या है, जहां उन्हें लगता था कि भाई ये वाजिब है और मैं कर सकता हूं, इस करने में कोई समस्या नहीं, वो तुरंत अधिकारी को फोन करते थे और उसका काम करवा देते थे। कई बार ऐसे कार्यकर्ता काम लेकर आते थे जो उन्हें लगता था कि ये संभव नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बोलते थे कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा, ये मेरे पास लेकर मत आइए। वो किसी तरह का एक बहाना कि मैं बाद में देखूंगा, बोलूंगा, बाद में आप आइए, कभी नहीं करते थे। सबके लिए उपलब्ध रहते थे, तमाम मोबाइल पे उनके मैसेज और व्हाट्सएप पे आते थे, खुद रात को अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज देखते थे, और जहां जरूरी लगा वो खुद तुरंत कॉल करते थे, अपने सहयोगी को मैसेज फॉरवर्ड करते थे। तो 24 घंटे 7 दिन की जो राजनीति होती है, मुझे लगता है कि वो अजीत पवार करते थे, और इसके यही कारण रहा कि उनके शरद पवार के रहते 7 लीडर थे और हमेशा अपने जनता के लिए खड़े रहते थे, अपने परिवार के लिए खड़े रहते थे।